नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें हमने पहले के दो वीडियो में इस अध्याय के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था सोवियत संघ है वो किस तरह है विघटन की तरफ बढ़ा और विघटन के पश्चात उनके क्या परिणाम रहे। सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई नीतियाँ जो फेल हो गई थी और इन नीतियों के लागू करने के बाद में जो चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई उसके बारे में और शॉक थेरेपी के बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो अध्ययन करते हैं अपन उसके आगे के भाग को। चौंकाने वाली घटनाएं क्या आई सामने जब मिखाइल गोर्बाचेव ने नीति अपनाई। उसके बाद में जो सामने घटना आ रही थी वो क्या थी कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि सोवियत संघ के जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं उनमें राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का आभार वो काफ़ी अधिक हो चुका था, क्योंकि ये रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। इस तरीके का पूर्वानुमान है वो लगाया जा रहा था। लेकिन सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों में सबसे प्रबल नजर आया। सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष है वो यूरोप और अपेक्षाकृत जो समृद्ध गणराज्य थे उनमें ज़्यादा प्रबलता से देखने को नज़र आया। और उनके कारण क्या रहे? उनके मुख्य कारण ये थे कि यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो आम लोग थे, आम लोगों ने अपने आप को मध्य एशिया के लोगों से अलग थलग माना। यहाँ के जो आम लोग थे उन्होंने माना कि अपना वो मध्य एशिया है उनसे अलग थलग मान रहे थे अपने आप को। इनके मन में ये भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाके सोवियत संघ में शामिल करने में, जितने जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको अगर सोवियत संघ में शामिल कर लेंगे इनसे उनको खुद को, इन जो विकसित देश हैं जो अपने आप के विकसित देश है अपने आप में, उनको इसकी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद में परिणाम क्या रहे? सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके परिणाम है वो क्या क्या रहे? तो पहला देखो क्या परिणाम था। शीत युद्ध का दौर था वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के मध्य वो समाप्त हो गया। हथियारों की होड़ थी आपस में, यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हथियारों की होड़ थी, हथियार बनाकर और अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे, वो समाप्त हो गई। एकमात्र महाशक्ति थी वो अमेरिका बची, क्योंकि यूएसएसआर है उसका तो विघटन हो चुका था। यूएसएसआर में कुल 15 देश थे, 15 गणराज्य थे, जिसमें 14 प्लस 1 14 तो थे, 14 अन्य देश थे। इसके साथ एक रूस था वो मुख्य देश था। जैसे ही इसका विघटन हो गया तो नए देशों का उदय हो गया। विचारधारा की लड़ाई वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यूएसए था वो पूंजीवादी को मानता था, पूंजीवाद का समर्थन करता था, जबकि यूएसएसआर है वो साम्यवाद को मानती थी, साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो रहते थे यहाँ। इसलिए ये दोनों एक दूसरे में विचारधाराओं की हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। जब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इस तरीके की जो विचारधाराएँ थी उनका अंत हो गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। यहाँ पे अब शॉक थेरेपी को अपनाया गया और शक्ति संबंधों में भी बदलाव हुई। इस तरीके से ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है वो अपने को देखने को मिले। फिर शीत युद्ध के अंतिम समय में दो संभावनाएं थी। शीत युद्ध का जब अंत हो गया था उस समय दो संभावनाएं थी वो उभर के सामने आ रही थी कि कुछ लोग तो ये सोचते थे कि अब है वो एक ध्रुव विश्व बनेगा और बची हुई महाशक्ति है उसका दबदबा रहेगा। अब पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है वो सिर्फ एक ध्रुवीय होगा। दो ध्रुवीय थे, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। अब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो लोग सोचते थे कि अब सिर्फ एक ध्रुव का निर्माण होगा। इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते थे कि बहुध्रुवीय विश्व बनेगा, अर्थात कई देश हैं वो देश या देशों का समूह मिलकर और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपना मोहरे है वो बनकर उभरेंगे, महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। सोवियत खेमे के अंत में कई देशों का उदय हुआ। जैसे सोवियत खेमे का अंत हुआ, विघटन हुआ, उसके बाद में कई देश हैं, छोटे छोटे देशों का उदय हुआ जिनकी स्वतंत्र पहचान जो विकसित देश थे
वो पूर्वी यूरोप देश और यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। जो विकसित देश थे, पूर्वी यूरोप के देश थे, वो यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे, जो नाटो से जुड़े हुए थे। और मध्य एशियाई राष्ट्रों ने रूस के साथ अपने संबंध मजबूत रखे। जो मध्य एशियाई राष्ट्र थे उन्होंने अपने संबंध है वो रूस के साथ ही जोड़ के रखे, मजबूत रखे। वह पश्चिमी देशों से भी संबंध बनाए रखे। पिछड़े हुए जो देश थे, पश्चिमी देश थे, उनसे भी संबंध है वो बनाए हुए रखे थे। उसके बाद में है शॉक थेरेपी, इम्पोर्टेंट, और इससे प्रश्न भी बनता है शॉक थेरेपी से कि शॉक थेरेपी है वो क्या थी, इसको क्यों अपनाया गया है। रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने पूंजीवादी संक्रमण का एक मॉडल अपनाया जिसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना। ये शॉक थेरेपी किसने कहा? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक थी, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष थी, उसके द्वारा निर्देशित इस मॉडल का नाम है वो शॉक थेरेपी रखा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में, भूतपूर्व दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहते हैं। सोवियत संघ भूतपूर्व इसलिए कि अब उनका विघटन हो चुका था। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही। शॉक थेरेपी की गति अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग गति थी, अलग अलग गणराज्य में अलग अलग गति थी, लेकिन इनकी दिशा एक ही थी, एक ही दिशा में विकास कर रहे थे और चरित्र एक जैसे थे। शॉक थेरेपी है ये क्या थी? ये एक सर्वोपरि मान्यता ये थी, शॉक थेरेपी की क्या मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। शॉक जो थेरेपी थी उसमें क्या कहा गया कि उसकी सर्वोपरि मान्यता ये रही कि मिल्कियत होगा, उसका सबसे प्रभावी रूप है वो निजी स्वामित्व का होगा, वो निजी हाथों में होगी। प्रत्येक देश को सोवियत खेमे एक दूसरे को जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। कि प्रत्येक देश है उसमें सोवियत खेमे में एक दूसरे को जोड़ने की जगह एक दूसरे को नहीं जोड़ा, बल्कि सीधे ही पश्चिमी मुल्कों से उसको जोड़ा गया। इन देशों को पश्चिमी क्षेत्रों में समाहित किया गया। राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई। राज्य की जो संपदा है उसको निजीकरण करना और व्यावसायिक स्वामित्व है उसके ढांचे को तुरंत लागू करना, अपनाने की बात इसमें कही गई है। सभी सामूहिक कार्यों को निजी कार्य में बदला गया। जितने भी सामूहिक कार्य थे उनको सभी को निजी कार्यों में बदला गया। मतलब धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। खेती है वो पूंजीवादी पद्धति से शुरू की गई। जो खेती करनी थी, जो खेती होती थी, अब उसको पूंजीवादी तरीके से की गई। पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था मंजूर नहीं थी, पूंजीवाद को ही अपनाना था, इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों के पास है वो नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके विकास पे जोर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो और व्यापार से जो पूंजी की आमदनी होती है उससे विकास, राष्ट्र के विकास में लगाना, उस पर जोर दिया गया और मुक्त विकास को अपनाया गया। वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता महत्वपूर्ण रही। अब शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी थी उसके परिणाम क्या रहे, शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद में उसके क्या रिजल्ट्स आए, परिणाम क्या रहे, आर्थिक परिणाम क्या रहे। शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम, शॉक थेरेपी से पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वो तहस नहस हो गई थी शॉक थेरेपी को लागू करने के बाद में, क्योंकि शॉक थेरेपी वो पूंजीवाद पे आधारित थी और पूंजीवाद वो निजीकरण को स्वामित्व देता था, निजीकरण को बढ़ावा देता था। तो जो भी सारी जो व्यवस्थाएं थी, खेती वगैरह थी, वो सारी निजी हाथों में चली गई और जिससे कि अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। रूस में पूरा का पूरा राज्य का नियंत्रित ढांचा है वो चरमरा गया। रूस का जो पूरा का पूरा राज्य का ढांचा बना होता है वो नियंत्रित ढांचा था वो चरमरा गया। आर्थिक ढांचे की पुनर्निर्माण का ये कार्य सरकार की बजाय बाजार की ताकतों पर निर्भर था। अब आर्थिक ढांचे का ये जो पुनर्निर्माण, आर्थिक ढांचे को तैयार करने का जो निर्माण था वो अब सरकार के हाथों में नहीं था, सरकार की बजाय बाजार की जो ताकतें थी उस पर निर्भर करने लगा। इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मलियामेट करने वाला साबित हुआ। इसलिए ये जो शॉक थेरेपी वाला मॉडल था, ये जितने भी उद्योग थे उनको मटियामेट करने में साबित हुआ। उसके बाद में रूसी मुद्रा रूबल में भी गिरावट आई। जब निजी हाथों में चली गई तो ये रूबल जो यहाँ की रूस की मुद्रा थी उसमें गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों के पास जितनी भी पूंजी जमा थी वो जाती रही, उनके हाथों से निकल गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त
समाप्त हो हो गई और लोगों के सामने अब खाद्यान्न का संकट है वो पैदा हो गया। सामूहिक जो भी खेती की प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। अब लोगों के सामने खाने की समस्या या खाद्यान्न की समस्या वो आने लगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो बचा हुआ भाग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।